वेलकम बैक टू सुपर 30 क्लासेस। इज यू नो हमारी 10th क्लास की ज्योग्राफी चल रही थी और 10th क्लास की ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर चल रहा था जल संसाधन। हम बात कर रहे थे वाटर रिसोर्सेज के बारे में, जल संसाधन वाले चैप्टर के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि सबसे पहली बात कि हम संसाधन किसे कहते हैं और क्यों जल को एक संसाधन माना गया है। तो जब हम संसाधन की परिभाषा देखी थी तो हमने देखा कि संसाधन क्या है कि प्रत्येक वह वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। चाहे वो मिट्टी हो, कंकड़ हो, पत्थर हो या कोई स्वयं एक मनुष्य हो, जब वो किसी अन्य मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी कर लेगा तब वह वस्तु क्या कहलाएगी, संसाधन बन जाएगी। तो इसी प्रकार जल भी क्या है, एक संसाधन है। और जल को हम संसाधन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो है मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तत्पश्चात हमने देखा कि जो जल संसाधन हमारे पास उपलब्ध है इसका वर्गीकरण हमने किया कि हमारी पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल उपलब्ध है और उस जल में से उपयोगी जल कितना है, और उपयोगी जल का भी हमने पुनः वर्गीकरण किया। उसके बाद हमने देखा कि इन जल के संसाधन जो है, जल के जो विभिन्न स्रोत हैं उनके हमने देखा कि जो जल है एक बहुत ही सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है ना। तो हमने देखा कि इन जल संसाधन, जल स्रोतों की और इस जल संसाधन का हमें उचित प्रबंधन करना चाहिए, है ना, हमें प्रबंधन करना चाहिए। और तो इसके लिए हमने देखा कि हमारी सरकार ने अनेक प्रकार की जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की, उन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमने बहुउद्देशीय परियोजनाओं, बहुउद्देशीय जल परियोजना का प्रारंभ किया था। और बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, मैंने आपको बताया कि जो जल के स्रोत हैं, जैसे नदियां हैं, तो उन स्रोतों से वहां पर क्या है कि एक ऐसी परियोजना लागू कर दी जाए उस नदी पर, नदी घाटी क्षेत्र पर, जिससे क्या हो, वहां पर बिजली का उत्पादन होने लगे, उस जल का उपयोग पेयजल के रूप में होने लगे, उस जल का उपयोग सिंचाई के रूप में होने लगे, और लोग वहां पर मछली पालन और विभिन्न प्रकार के उद्योग जो है स्थापित होने लगे। तब उस घाटी परियोजना को, उस जल स्रोत से संबंधित जो जल परियोजना है उसको एक बहुउद्देशीय परियोजना कह सकते हैं, अर्थात इसके बहुत सारे क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। तत्पश्चात हमने देखा कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जिन परियोजनाओं का जो संचालन है उसकी स्थापना जो है केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें करती है, जिनमें हमने केंद्र सरकार की कुछ परियोजना के नाम देखे थे और राज्य सरकार की कुछ परियोजनाओं के नाम अलग से देखे थे। इसके बाद हमने देखा कि जो केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं उनमें भारत सरकार की जो परियोजना है, जो केंद्र सरकार की नांगल परियोजना वह सतलज नदी पर बनाई गई है और सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित की गई। इस नदी पर पंजाब के अंबाला में आपने देखा एक बांध बनाया गया है। पहला बांध जो हमने देखा कि भाखड़ा बांध है, जो कि विश्व के सीधे खड़े बांधों में सबसे बड़ा बांध है। और दूसरा बांध इसी बांध से आगे 13 किलोमीटर नीचे नांगल बांध बनाया गया है, जो कि क्या करता है, भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल का स्टोरेज करके रखता है ना। इसके साथ साथ हमने देखा कि इन बांधों से इस परियोजना पर जो है अनेक प्रकार की नहरें निकाली गई है। हमने भाखड़ा नहर देखी, हमने सरहिंद नहर देखी, नहरों के बारे में बात की। और इसके अतिरिक्त हमने देखा कि यहाँ पर जो है विद्युत ग्रह भी स्थापित किए गए हैं, जो कि क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। क्लियर। तो इस प्रकार हमारी भाखड़ा नांगल परियोजना तक हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका था। अब मैं ऐसा चाहता हूं कि पहले जो ये परियोजनाएं हैं केंद्र सरकार की, जैसे भाखड़ा नांगल आपके दे रखी है, दूसरी आपके दे रखी है दामोदर घाटी, और तीसरी हीराकुंड परियोजना, इन तीनों परियोजनाओं को एक साथ पढ़ा दी जाए। उसके बाद इनका मैप मैं आपको अलग से सेंड करूंगा, या फिर आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू कैसे भी करके मैनेज करके आपको मैप के थ्रू क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, हम दूसरी परियोजना जो है हमारी भारत की केंद्र सरकार की, उसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है और यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं दामोदर घाटी परियोजना के बारे में। तो देखें कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना, जो कि पश्चिम बंगाल एवं झारखंड की संयुक्त परियोजना, ये जो परियोजना है, इस परियोजना में जो 2 राज्यों की हिस्सेदारी है, अर्थात पहला राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल और दूसरा झारखंड। और ये जो है परियोजना वो एक ऐसी नदी पर बनी हुई है जिस नदी के कारण क्या है कि प्रतिवर्ष बंगाल में क्या है, बाढ़ आ जाती थी। इस नदी पर प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती थी और उस नदी का नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी, दामोदर नदी। और इस नदी के कारण पश्चिम बंगाल जो राज्य है हमारा, उसमें पश्चिम बंगाल राज्य में इस नदी में बहाव इतना अधिक होता वर्षा के मौसम में कि प्रतिवर्ष उस राज्य में बाढ़ आ जाती। इसलिए इसे पश्चिमी बंगाल में शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पर 1948 में प्रारंभ किया गया। अर्थात ये जो परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये पश्चिम बंगाल और किसकी है, झारखंड की संयुक्त परियोजना है। क्लियर। अब इस नदी जो है ये दामोदर नदी पर बनी हुई है,
ये परियोजना 1948 में स्टार्ट की गई और इस दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रतिवर्ष क्या होता है, इस नदी में वहां पर बाढ़ आ जाती थी और इसके कारण जो है पश्चिम बंगाल के कई गांव इस बाढ़ के पानी में डूब जाते थे। तो तत्पश्चात सरकार ने क्या किया कि यह नदी पश्चिम बंगाल में मार्ग परिवर्तन, अपर्दन तथा बाढ़ के लिए क्या थी। ये जो नदी है दामोदर नदी, ये बंगाल में क्या करती थी, इसका जब बाढ़, इसका क्या होता, जब नदी का बहाव होता, जब बहाव धीरे होता तो ये अपने क्षेत्र में ही बहती, इसकी जो नदी घाटी है उस क्षेत्र में ही बहती। लेकिन जब वर्षा काल में वर्षा तेज हो जाती, बारिश बहुत तेज होती है ना, तब इस स्थिति में क्या होता कि इस नदी में जो पानी का बहाव है वो तेज हो जाता। उसके परिणाम स्वरूप ये नदी जो है अपना मार्ग बदल देती और गांवों की ओर चली जाती, शहरों की ओर चली जाती, और जिसके कारण क्या होता कि अनेक गांव जो है डूब जाते, वहां पर बाढ़ की समस्या बढ़ने लगी और ये नदी जो है अपर्दन करने लगी। अब सर बात आती है कि अपर्दन किसको कहते हैं। अपर्दन अर्थात मिट्टी का कटाव करने लगी, है ना। तो उससे क्या हुआ कि जो है वहां के आसपास के क्षेत्र जो है, क्षेत्र इसके साथ साथ बहने लगे, गांवों की मिट्टी इसके साथ बहने लगी, इसलिए इस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। क्लियर हो गया। यह नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर बिहार व झारखंड से 290 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर हुगली नदी में गिरती। देखो ये नदी जो है मुख्य रूप से माना जाता है कि इस नदी का जो उद्गम है ना, तो ये नदी मुख्य रूप से छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बिहार व झारखंड में बहती है 290 किलोमीटर और उसके पश्चात ये नदी जाती है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर नदी बहती है। तत्पश्चात पश्चिम बंगाल में ही हुगली नदी बहती है और उस हुगली नदी के अंदर मिल जाती है। कौन सी नदी, हम दामोदर नदी के बारे में बात कर रहे हैं। और इसकी अन्य सहायक नदियों में देखा जाए इस दामोदर नदी के अंदर और कौन कौन सी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं, तो देखें बाराकार, बोकारो व कोनार इसकी सहायक नदियां हैं और इस नदी के द्वारा 18,000 किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ व अपर्दन से प्रभावित होता है। ये जो नदी है, ये नदी क्या करती है, 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाढ़ करती है, बाढ़ का पानी जमा कर देती है और वहां जो है वहां की मिट्टी का अपर्दन करती है। इसलिए भारत सरकार ने अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना निगम के प्रारूप के अनुसार भारत में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की। देखो क्या है कि जिस प्रकार ये पश्चिम बंगाल में हमारी जो नदी है दामोदर घाटी बाढ़ लाती है, इतना भयावह नुकसान करती है, उसी प्रकार सेम एज इट इज अमेरिका में एक नदी है जिसका नाम है टेनेसी नदी। कौन सी नदी, टेनेसी रिवर, टेनेसी नदी। और वह भी सेम इसी तरह क्या करती थी, वहां पर भी इसी तरह की जो है उसको भी अमेरिका का शौक कहा जाने लगा। वह भी बहुत बाढ़ लाती थी, उनमें बहुत ज्यादा बहाव आता था और अपना जो है मार्ग बदल देती थी। तो अमेरिका की सरकार ने क्या किया, वहां पर एक टेनेसी वैली परियोजना, टेनेसी घाटी परियोजना प्रारंभ की और उस नदी पर क्या कर दिया, बांध बना दिया और वहां पर बहुत बहुउद्देशीय परियोजना है उसको लागू कर दिया। तो सेम इज इट इज की कॉपी करके हमारी सरकार ने भी क्या किया, टेनेसी वैली परियोजना के स्थान पर भारत में जो है दामोदर घाटी परियोजना या दामोदर घाटी निगम की स्थापना कर। क्लियर। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल और झारखंड के नदी घाटी का आर्थिक विकास कर स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना था। इस परियोजना जो स्टार्ट की उसका उद्देश्य क्या था कि पश्चिम बंगाल जो है और उसके साथ साथ झारखंड का जो क्षेत्र है, इस नदी का जो क्षेत्र है वहां का आर्थिक विकास करना। अब आर्थिक विकास कैसे होगा कि जब नदी घाटी क्षेत्र है तो ऑब्वियसली इसके आसपास की जो भूमि होती है वो कैसी होती है, उपजाऊ होती है, और नदियों के क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी होती है, जलोढ़ मिट्टी। तो जब इस मिट्टी के क्षेत्र को हम विकसित कर देंगे, इसके पानी के बहाव को हम सीमित करेंगे, इस पर कोई बांध बनाएंगे, तो उस मिट्टी में जो आसपास की जो मिट्टी है, आसपास की खेतों की मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी है, उसका एक सही ढंग से उपयोग हो पाएगा, है ना। वहाँ किसान जो है अलग अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन करेंगे जिससे उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। क्लियर। तो देखिए इस नदी का उद्देश्य, परियोजना का उद्देश्य था आर्थिक विकास कर स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में क्या करना, सुधार करना, क्योंकि वो इस नदी से पहले से परेशान थे। इसका उद्देश्य था कि वहाँ के जो निवासी है उनके जीवन स्तर में क्या करना, सुधार करना। इस योजना में बाराकार नदी पर मेंथान, बाल पहाड़ी, तिलैया बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध। देखो इस नदी में क्या किया गया, इस नदी की जो सहायक नदियां उसमें सबसे पहले हमने देखी बाराकार नदी। तो बाराकार नदी पर एक बांध बनाया, उसका नाम था मेंथान बांध। एक बाल पहाड़ी नदी है ना, मेंथान है, बाल पहाड़ी व तिलैया बांध बनाए। फिर बोकारो नदी पर इन्होंने बोकारो बांध बनाया और कोनार नदी पर इन्होंने कोनार बांध बना दिया। और दामोदर नदी पर अगर बांध, बरमो बांध, बाल पहाड़ी में 8 बांध, है ना, एक दुर्गापुर, एक अवरोधक बांध, और बोकारो, चंद्रपुर तथा दुर्गापुर में 3 जल विद्युत गृहों का निर्माण। इन्होंने क्या किया सरकार ने कि जो बाराकार नदी है उसमें मेंथान बांध बनाया, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध बनाया।
इसके देखिए बोकारो नदी जो थी, इसकी सहायक नदी है दामोदर की, उस पर बोकारो बांध बनाया, क्योंकि ये सहायक नदियां जो है अपना जल किसमें लाती थी, दामोदर में। जिससे क्या होता, दामोदर नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता। तो सहायक नदियों पर पहले सरकार ने क्या कर दिए, बांध बना दिए, और उसके बाद दामोदर जो नदी है उस पर अगर बांध बनाया, बरमो बांध बनाया, बाल पहाड़ी बांध बनाया, और एक दुर्गापुर बांध बनाया। और उसके साथ साथ एक अवरोधक बांध है ना, बोकारो, चंद्रपुर, ये जो है अवरोधक बांध बनाया। उसके बाद क्या किया, ये बांध बनाकर उसके पानी को रोका, और फिर तत्पश्चात बोकारो में, चंद्रपुर तथा दुर्गापुर, 3 जगह देखिए, बोकारो, पहला बोकारो, दूसरा चंद्रपुर, तीसरा दुर्गापुर, इन 3 स्थानों पर 3 जो है जल विद्युत ग्रह बना दिए। क्या बना दिए, जल विद्युत ग्रह। अर्थात वहां पर क्या होने लगा, उस बांध बनाकर वहां से जो पानी से, बांध के जल से, जल जो है, जल बांध के जल से जो है विद्युत उत्पादन किया जाने लगा। क्लियर है, 3 विद्युत ग्रह बनाए गए हैं तथा 2500 किलोमीटर नहर प्रणाली का विकास किया गया। क्योंकि हमने देखा कि यह एक दामोदर घाटी परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, केंद्र सरकार की परियोजना है। तो इस पर क्या किया, जल विद्युत उत्पादन करने के साथ साथ यहाँ पर जो है नहर प्रणाली भी विकसित की, और वह नहर प्रणाली जो उसकी लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर जो है एक नहर प्रणाली का विकास किया गया। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना पढ़ी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हीराकुंड परियोजना, है ना। तो देखिए, जिस प्रकार आप दामोदर जो है उसको पश्चिम बंगाल की जो है शोक कहा जाता था, उसी प्रकार हीराकुंड परियोजना जो है एक हमारी जो भारत की महानदी है, उस महानदी पर बनी हुई है। भारत की नदी का नाम है महानदी, है ना। तो उस महानदी को जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं, उसी प्रकार उड़ीसा का शोक के नाम से इस दामोदर महानदी को जाना जाता है। महानदी जो है उसको उड़ीसा का शोक कहते हैं। जिस प्रकार बंगाल की स्टोरी थी, सेम वैसे स्टोरी उड़ीसा की कंडीशन है। देखें, हीराकुंड परियोजना प्रायद्वीपीय भारत की महत्वाकांक्षी योजना, जो कि उड़ीसा के शोक के नाम से प्रसिद्ध महानदी पर भारत सरकार के द्वारा उड़ीसा राज्य में स्थापित की गई। देखो, जो उड़ीसा का शोक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं, तब आंसर होगा महानदी। और आपसे पूछा जाए कि बंगाल का शोक किसको कहते हैं, तब आपका आंसर होना चाहिए दामोदर नदी। क्लियर, ये दोनों सवाल कई बार पूछे गए एग्जाम में, और ये हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे। आगे देखिए, तो इसके लिए क्या किया, इस नदी के क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने इस नदी पर उड़ीसा राज्य में जो है हीराकुंड परियोजना स्थापित की, हीराकुंड परियोजना का प्रारंभ किया। महानदी देखो, जो कि बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर उड़ीसा तथा नदी घाटी क्षेत्रों में मानसून काल में बाढ़ की स्थिति पैदा, ये जो महानदी है वो कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ में जो बस्तर की पहाड़ियां है, बस्तर आपने देखा होगा एक आतंकवादियों का क्षेत्र है, नक्सलवादियों का क्षेत्र भी है बक्सर, है ना, नक्सलवादियों के क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है बक्सर। तो वहां से ये नदी निकलती है छत्तीसगढ़ में, और वहां से नदी निकलकर उड़ीसा के क्षेत्रों में बहती है। और इस नदी घाटी क्षेत्र में क्या होता है कि मानसून काल, मानसून के समय में अर्थात वर्षा के समय में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, और शेष समय में यह नदी जो है सूखे तथा अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और शेष जो समय है मानसून समय में, अर्थात ये नदी जो है मानसूनी नदी है ना, वर्षा के मौसम में अच्छी तरह से बहती है, और शेष समय में नदी जो है बिल्कुल सूखी हो जाती है, इसलिए वहां पर सूखे और अकाल की समस्या भी पैदा होती है। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने 68 करोड़ रुपए की लागत से, कितने, 68 करोड़ रुपए की लागत से संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड बांध बनाया। उड़ीसा में सरकार ने क्या किया कि एक स्थान है उड़ीसा में संबलपुर, वहां से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर एक स्थान पर जो है हीराकुंड बांध बनाया। क्या बनाया, हीराकुंड बांध बनाया। क्लियर, यह जो हीराकुंड बांध है यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो हीराकुंड बांध है, और उसकी लंबाई अगर देखी जाए तो 4801 मीटर है। कितनी, 4801 मीटर, अर्थात अगर देखा जाए तो लगभग इसको 5 किलोमीटर भी कह सकते हैं, और अगर सही स्पष्ट रूप से देखा जाए तो 4 किलोमीटर और 801 मीटर इसकी जो है लंबाई है इस बांध की। क्लियर, जिसमें इस बांध की क्षमता देखें, जिसमें 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है। इतना बड़ा बांध है विश्व का। और इसके अलावा तिक्करपाड़ा व नराज में 2 अन्य बांध बनाए। सबसे पहला बांध हमने बनाया, हमने क्या किया कि उड़ीसा का जो संबलपुर है वहां पर एक बांध बनाया, जिसका नाम हीराकुंड बांध दिया हमने, है ना, हीराकुंड बांध ही बनाया। अब ये जो बांध है हीराकुंड बांध, हमने देखा कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई जो है हमने देखी 4801 मीटर, और इसका स्टोरेज देखा जाए तो 810 करोड़ घन मीटर इसमें पानी जो है संग्रहित करके रखा जा सकता है। इसके अलावा तिक्करपाड़ा व नराज में 2 अन्य बांध बनाए गए। इस योजना को 2 चरणों में पूरा किया गया। अब ये जो योजना थी इसको 2 स्टेप में पूरा किया, 2 चरणों में पूरा किया। इसमें प्रथम चरण में उड़ीसा के संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध बनाकर इसके दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर तथा बाईं ओर सेसन और संबलपुर नहर प्रणाली को विकसित किया गया। ये जो प्रणाली हमने बनाई, जो हीराकुंड बांध परियोजना हम देख रहे हैं, इसमें सरकार ने क्या किया, इसको 2 चरणों में बनाया। पहले चरण में तो सरकार ने हीराकुंड बांध बनाया और उसमें जो है नहरें विकसित की, दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर तथा बाईं ओर सेसन व संबलपुर नहर प्रणाली को विकसित किया गया।
और दूसरे चरण में क्या किया, दूसरे चरण के अंतर्गत इस परियोजना पर जो है हमने, हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने दूसरे चरण में इस परियोजना के अंतर्गत 4 जो विद्युत ग्रहों का निर्माण किया। क्या किया, 4 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया और वहां से जो है देश में विद्युत का उत्पादन होने लगा। तो ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है, तो कौन सा है, तो ध्यान रखें वो हीराकुंड बांध होगा। और कौन से जिले में, कौन से राज्य में है, तो उड़ीसा में है। और उड़ीसा में भी कहां पर, संबलपुर में। क्लियर। तो इस प्रकार हमारी जो केंद्र सरकार की जो परियोजनाएं हैं वो यहाँ कंप्लीट हुई। हमने सबसे पहले भाखड़ा नांगल परियोजना देखी, फिर हमने दामोदर परियोजना देखी और फिर हमने बात की जो है हीराकुंड बांध परियोजना। जिस प्रकार हमने देखा भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है, सतलुज नदी पर है। दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर है, जिसको कि पश्चिम बंगाल का शौक कहते हैं। और हीराकुंड परियोजना जो कि महानदी पर स्थित है और इस महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। याद रखें आप ये बातें, जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, उनका बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजना। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजना। तो बहुउद्देशीय जल परियोजना क्या होती है, सबसे पहली बात मैंने आपको पहले भी समझाई कि ऐसी परियोजना जो जल के स्रोत है वहां पर स्थापित की जाती है और जिनसे हम क्या करते हैं, इनसे अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। बांध बनाकर हम विद्युत उत्पादन करते हैं, हम सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराते हैं, हम पेयजल के लिए जल उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक उद्योग जो है वहां पर स्थापित किए जाते हैं। क्लियर हो गई। तो देखिए राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजनाओं में सबसे पहला हम आज बात करेंगे, सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, जो कि है चंबल घाटी परियोजना। देखिए सबसे पहली बात कि जो चंबल घाटी परियोजना की अगर बात करें आप, तो ये जो परियोजना है राजस्थान में, यह कौन सी नदी पर बनी हुई है, तो राजस्थान की एक नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी। अब बात करें सर चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश में एक जिला है धार। कौन सा जिला, धार जिला। और धार जिले में स्थान है महू, जो है महू की पहाड़ियां है। कौन सी पहाड़ियां, महू की पहाड़ियां है ना, जनेपाओ की पहाड़ियां, महू की पहाड़ियां, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। क्लियर। अब ये जो नदी है चंबल जो है मध्य प्रदेश में बहने के बाद राजस्थान में आती है और राजस्थान में बहने के बाद ये जो नदी है उत्तर प्रदेश में जाती है और उत्तर प्रदेश में इटावा एक स्थान है, वहां पर जाकर ये यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। देखिए स्टार्ट करते हैं चंबल घाटी परियोजना, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। अब ये जो परियोजना है वो किसकी है, राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना चंबल नदी पर 1953 में प्रारंभ, ये परियोजना कब प्रारंभ हुई, 1953 में। और कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर। इस नदी के प्रवाह से भूमि अपरदन व बाढ़ के कारण तथा अन्य संबंधित आपदाओं से होने वाली हानि से बचाव के लिए 3 चरणों में आरंभ की गई इस योजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध तथा नहरी प्रणाली का निर्माण किया गया। देखो क्या किया कि जो परियोजना है, इस परियोजना में क्या है कि इस नदी में अनेक प्रकार की समस्या होने लगी, भूमि अपरदन होने लगी है ना, भूमि जो है कटने लगी, जमीन जो है कटने लगी है ना, और बाढ़ की समस्या आने लगी। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया, इस परियोजना को 3 चरणों में प्रारंभ किया। कितने चरणों में, 3 चरणों में। देखो ये जो राजस्थान की परियोजना मैं आपको बहुत ही डीपली समझाऊंगा, अभी तो सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। जब हम क्लास में इसका वीडियो लेक्चर लेंगे तो मैं बिल्कुल डीपली आपको एक एक करके मैप से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो इस योजना के प्रथम चरण में क्या किया कि मंदसौर के, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया। क्या किया गया, इस नदी पर जो है मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है वहां पर एक बांध बनाया और बांध का नाम दिया गांधी सागर बांध। क्लियर। तथा नहरी प्रणाली का विकास किया। और दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध। सबसे पहला प्रथम चरण में क्या किया, हमने मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर बांध बनाया और नहरी प्रणाली विकसित की। दूसरे चरण में हमने क्या किया कि चित्तौड़ जिले का जो रावत भाटा नामक स्थान है वहां पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया। तथा तीसरे चरण में हमने कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध तथा विद्युत ग्रहों का निर्माण किया। तीसरे चरण में हमने क्या किया, जो कोटा और बूंदी जिले की जो सीमा है, बॉर्डर जो है, वहां पर एक बांध बनाया, उसका नाम दिया हमने जवाहर सागर पिकअप बांध। क्या नाम दिया जवाहर सागर पिकअप बांध। तथा इसके साथ साथ हमने तीसरे चरण में इस परियोजना पर जो है विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया और कोटा बैराज से। तो ये जो जवाहर सागर पिकअप बांध है उसके आगे एक बांध और बनाया गया था, उस बांध का नाम रखा गया कोटा बैराज। कुल मिलाकर इस नदी पर 4 बांध है। 3 बांध तो राजस्थान के अंदर है और 1 बांध इसका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो बांध है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध है। फिर दूसरा बांध चित्तौड़ के राणा प्रताप सागर, चित्तौड़ में रावत भाटा में है, जिसको राणा प्रताप सागर बांध के नाम से रहता है। तीसरा बांध जो है कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर बांध है। चौथा बांध जो है वो कोटा बैराज बांध है। क्लियर। अब इन बांधों से जो है कोटा बैराज जो बांध है उससे राजस्थान में नहरों के माध्यम से क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। क्लियर होगा। तो इस प्रकार हमने देखो आज जो है सबसे पहले जो केंद्रीय परियोजनाएं पूरी की,
केंद्रीय बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ी की केंद्र सरकार की। इसमें हमने भाखड़ा नांगल परियोजना देखी, हमने दामोदर घाटी परियोजना देखी, हमने जो है और जो है हीराकुंड परियोजना देखी। इसके पश्चात राजस्थान की जो परियोजनाएं हैं, राज्यों की जो परियोजनाएं हैं, उसमें सबसे पहला हमने चंबल नदी घाटी परियोजना आज की क्लास में कंप्लीट कर दी। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारी क्लास से। धन्यवाद।